ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। देखो, इसके पहले अपन ने अलग अलग टर्म्स के बारे में देखा। ओके, सिस्टम, सराउंडिंग, है ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स भी देखे अपन ने। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में अपन ने देखा। ठीक है, अब जो पार्ट है बेसिकली विल स्टार्ट ऑफ विद द थर्मोडायनामिक्स, राइट। विल डिस्कसिंग बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अपन ने जीरोथ लॉ अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, विच इज़ नथिंग मच एक्चुअली, इट्स अ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, बरोबर है। अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये सबको मालूम है, राइट। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, ओके, ये कोई सिस्टम है एंड दिस इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे मान लो आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे, तो इसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है इस सिस्टम में, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी अपन क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अगर मान लो कोई इसमें रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, देर इज सम रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम, तो अगर दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, डजेंट मैटर व्हाट हैपन्स, द रिएक्ट जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम का, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इफ आई टेक क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना, क्लोज सिस्टम ले लिया, सो दैट एनर्जी कैन एक्चुअली गो आउट और इन। ठीक है, इस तरह से हीट या तो बाहर जा सकती है या तो अंदर आ सकती है। इस तरह से अगर अपन लेते हैं कोई सिस्टम, तो उस केस में हाउ डज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेबल। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ एंड मान लो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहने की वजह से हीट बाहर जाएगा, ठीक है ना, द हीट इज़ गोइंग टू गो आउट। सो उस समय जो सराउंडिंग को अपने को हीट दे रहे अपन या जा रही है, वो अपने को इनक्लोज करना पड़ेगा इनटू द एंटायर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, और फिर ये पूरे सिस्टम का हम बोलेंगे कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ऑलराइट, तो जहाँ जहाँ अपन बेसिकली सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम को जैसे जैसे अपन डिफाइन करते हैं, उस सिस्टम में एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो आई मीन द सिंपलेस्ट वे ऑफ सेइंग इज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया ना, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, बट दिस इज मच मोर देन दैट, ध्यान में रखना। The first law of thermodynamics is basically one of the most fundamental law of chemistry or science. Okay, entire science में basically fundamental law of science, ठीक है ना। इसमें let's say there is some work being done, ठीक है, जैसे कोई there is a system, okay, let's say there is a system, okay, there is some gas whatever, or there is some work being done on the system, right। तो जो सिस्टम है, राइट, उसकी एनर्जी दो तरह से यूज़ हो सकती है। या तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर जा सकती है या अंदर आ सकती है, राइट। एक तो क्यू हो गया, और दूसरा हो गया वर्क। ये सिस्टम या तो एक्सपांशन में जा सकता है या तो कंप्रेशन में जा सकता है। ओके, सो ये सिस्टम की एनर्जी दो तरह से चेंज हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो जब अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको अपने को ये दो टर्म्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स इमेजिन कि वी हैव अ सिस्टम। ओके, वी हैव अ सिस्टम, ये आइसोलेटेड ही सिस्टम, एक्चुअली इसको आइसोलेटेड नहीं लेते, ठीक है, वन सेकेंड। सो लेट्स इमेजिन कि दिस इज अवर सिस्टम, ठीक है, एंड सिस्टम इस तरह से कि देर इज अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन दैट इज फिटेड विद दिस चेम्बर। तो ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। ओके, अब देखो, जब ऊपर जाएगा पिस्टन तो कौन काम कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, इजंट इट, या। तो सिस्टम जब वर्क कर रहा है तो उसके लिए अपन W माइनस ये साइन देंगे। ओके, वर्क ऊपर जाए, अपन लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। और अगर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, ओके, सिस्टम अगर कंप्रेशन में जा रहा है, मतलब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो इसके लिए अपन प्लस W ये साइन देते हैं।
ठीक है। उसी तरह से हीट अगर मान लो बाहर जा रही है, ओके, तो हीट के बाहर जाने को अपन माइनस क्यू ये साइन देंगे, ओके, क्योंकि सिस्टम इज लूजिंग द हीट। अगर हीट अंदर आ रही है तो उसको अपन प्लस क्यू ये साइन देते हैं, क्योंकि अंदर हीट आ रही है सिस्टम के, तो सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है। देखो ये जो साइन कन्वेंशन है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट इन फिजिक्स, ठीक है। जब फिजिक्स में तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स होगा तो उसके साइन कन्वेंशंस तुमको बताए जाएंगे। मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशंस और फिजिक्स के साइन कन्वेंशन अलग है। ये जो वर्क वाले जो साइन कन्वेंशन है ये अपोजिट होते हैं फिजिक्स में। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, लॉजिकल रीज़न है, फिजिक्स वाले सर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे तुमको। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है दैट इज़ द सिस्टम, ठीक है। हम लोग सिस्टम के रेफरेंस में ही बात करते हैं, ओके, वी डोंट टॉक अबाउट सराउंडिंग, समझ में आया ना। वी ऑलवेज पुट सिस्टम एट द सेंटर पॉइंट और उसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी डिस्कस। और फिजिक्स में थोड़ा उल्टा है, वी टॉक अबाउट सराउंडिंग, ओके। तो इसलिए साइन कन्वेंशंस क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, फिजिक्स में अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। आई होप दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हम लोग इस सिस्टम को कुछ हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स से कि ये सिस्टम को हम लोग कुछ हीट दे रहे हैं क्यू, ठीक है ना। ऑब्वियसली पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जो पी एक्सटर्नल है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑन दैट पिस्टन, इजंट इट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको क्यू पी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर या इज इक्वल टू, अब जो हीट दे रहे हैं अपन, ये हीट जो है सिस्टम का वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, पी एक्सटर्नल, ओके। अपन ये सिस्टम को कुछ क्यू हीट दे रहे, दैट इज अवर क्यू पी, ओके। नाउ हाउ डज दैट हीट गेट यूज बाय द सिस्टम, अपन हीट कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है ना। एंड देयर इज अ गैस इनसाइड द चेम्बर, तो गैस तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, इजंट इट। गैस का सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है अपने को कि गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इजंट इट। तो क्यू वी ये इंक्रीज होगा, प्लस जो हीट अपन दे रहे हैं उससे एक्सपांशन होगा, गैस एक्सपांड हो सकता है हीट देने से, इजंट इट। गैसियस स्टेट में अपन ने देखा है। सो ऑब्वियसली एक्सपांशन हो रहा है, मतलब ये जो गैस है ये ऊपर जा रहा है, इजंट इट। तो वर्क हो रहा है, सिस्टम इज डूइंग द वर्क, इजंट इट। तो इसलिए हम W का साइन देंगे। एक्चुअली यहाँ पे माइनस W हो जाएगा, ये माइनस W, समझ में आया क्या। जो अपन हीट दे रहे उससे दो चीज़ें हो रही, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और दूसरा वर्क होगा, इजंट इट, राइट। उसी तरह से अगर मान लो कंप्रेशन हो रहा है, ओके, ये भी हो सकता है कि मैं हीट दे रहा हूँ लेकिन आई एम इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर इस तरह से कि वर्क हो रहा है। सो आई कैन से इस केस में जो W है वो गैस के ऊपर हो रहा है, सो वी गेट प्लस साइन, अंडरस्टूड है। सो वी हैव बेसिकली टू डिफरेंट इक्वेशंस फॉर दैट। वी कैन से QP इज इक्वल टू Q डेल्टा U प्लस W या माइनस W, इजंट इट। या QP इज इक्वल टू, ओके, QP क्या है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन होता है तो हीट गिवन क्या रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होने वाला। अब ये पिस्टन कब तक मूव होगा, अभी यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हीट दे रहा हो, ठीक है, हीट देने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी गैसेस की, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो गैसेस ज़्यादा फोर्सफुली कोलाइड होंगे, ओके, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। P इंटरनल इज गोइंग टू बी मोर देन P एक्सटर्नल। ये सिचुएशन आ गया, काय के वजह से, हीट देने के वजह से इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये पिस्टन मूव करेगा, इजंट इट। कब तक मूव करेगा, जब तक इंटरनल प्रेशर डजंट बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, और ये हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पे आके पिस्टन जो है वो मूव होना रुक जाएगा, इजंट इट। समझ में आया क्या। जब हीट कर रहे हैं अपन या किसी तरह से वर्क कर रहा है सिस्टम,
इसका मतलब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, वो तब तक पिस्टन ऊपर मूव होगा जब तक ये दोनों प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाते, इजंट इट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हीट जितना दे रहे हैं उससे दो चीज़ें हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और दूसरा वर्क हो रहा है। अब वर्क सिस्टम पे होगा या सिस्टम वर्क करेगा, ये अपन साइन से इंडिकेट करते हैं। समझ में आया क्या? प्लस साइन दे रहे हैं मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, माइनस साइन दे रहे हैं मतलब क्या रहेगा? सिस्टम काम कर रहा है। समझ में आया क्या? ये साइन जो है ये फिक्स नहीं है, ये अपने को देना पड़ता है, ठीक है? ये अंडरस्टूड है क्या? ठीक है। सो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिख रहे हैं अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, लेकिन डब्ल्यू का साइन जो है प्लस, दैट कैन ऑल्सो बी माइनस डिपेंडिंग अपॉन कौन वर्क कर रहा है, ठीक है, किसके ऊपर वर्क हो रहा है। ओके, so that is the first law. Heat supplied to a system equals the sum of change in internal energy of the system and work done by the system. ठीक है, अगर work done by the system बोल रहे हैं अपन तो essentially ये साइन रहेगा नेगेटिव, ठीक है। अपन ने एज ए न्यूट्रल साइन दे दिया है प्लस, बट दैट कैन चेंज टू माइनस डिपेंडिंग अपॉन, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक्चुअली ये उल्टा हो गया है, या ठीक है, वर्क डन, वन सेकेंड, ऑन द सिस्टम बाय द, बराबर है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि जो हीट है ओके उसको अपन दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्यू पी एंड डेल्टा यू एंड वर्क, ठीक है। क्यू पी इज़ द हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको अपन दो तरह से यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो एनर्जी कैन चेंज, ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अपन हीट दे रहे तो, या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इसलिए प्लस साइन है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा तो माइनस साइन रहेगा, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। वर्क डन ऑन द सिस्टम बोले तो क्या हो गया? वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम बोले तो एक्सपांशन, ठीक है। सो कंप्रेशन में रहेगा प्लस साइन, ओके, प्लस डब्ल्यू, और एक्सपांशन में रहेगा माइनस डब्ल्यू, ठीक है। दैट इज़ द साइन वी नीड टू यूज़, ओके। इसलिए वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस मैनर, समझ में आया ना? Now we can change the equation like this, delta u is equal to, ठीक है ना, delta u is equal to qp plus minus w, ठीक है, जो भी है प्लस माइनस डब्ल्यू, या प्लस माइनस अपन लिखते समय प्लस ही लिखते हैं बेसिकली, जब भी लिखते हैं फर्स्ट लॉ, राइट, वी ऑलवेज राइट प्लस, बट इट कैन ऑल्सो बी माइनस, ओके, इट डजेंट रियली मैटर, अपने को ये साइन चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो काय के ऊपर डिपेंड करेगा, हम उसको कितनी हीट दे रहे हैं या उससे कितनी हीट ले रहे हैं, ओके। और दूसरा काय के ऊपर डिपेंड करेगा, सिस्टम वर्क कर रहा है कितना वर्क कर रहा है, या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। तो या तो हीट एक्सचेंज हो रही है सिस्टम से, और दूसरा वर्क हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके। समझ में आया क्या? Essentially this is what is we can say is the first law of thermodynamic in terms of system, in terms of change in internal energy of the system, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। Q and W, Q is the heat given or taken away from the system and work is the work done by the system or on the system, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होती है दोनों की, अच्छे से ध्यान में रखो। जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव वैल्यू, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो नेगेटिव वैल्यू। अब सिस्टम की एनर्जी दो तरह से बढ़ सकती है, व्हेन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझ में आया ना, ऑन द सिस्टम। तो इस तरह से एनर्जी बढ़ सकती है सिस्टम की, एंड दैट इज व्हाट वी से इज पॉजिटिव वैल्यू, ओके, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दो तरह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो सकती है। एक हो सकता है हीट इज़ रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, हीट निकाल रहे हैं अपन सिस्टम से, दूसरा होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो दोनों तरह से अपन हीट या तो ये कर सकते हैं ना, ये हो सकता है कि हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है। या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ओके। हीट सप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है,
ऑन द सिस्टम, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दोनों पॉजिटिव है। ओके मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ना ही बढ़ना है। अगर दोनों नेगेटिव है, ओके हीट दे रहे और सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपांशन हो रहा है, हीट दे रहे और एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू ये डिक्रीज होगी, ये इसकी वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की ये भी निगेटिव होगी, ठीक है, ये भी निगेटिव होगी। अगर दोनों पॉजिटिव है तो डेल्टा यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव ऑब्वियसली, है ना, हीट भी दे रहे और सिस्टम के ऊपर काम भी हो रहा है, दोनों तरह से एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो चेंज है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। या कितने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी अपने को पता चल। या फिर यू कैन हैव क्रिस क्रॉस, ओके हीट दे रहे अपन सिस्टम को और सिस्टम काम कर रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके डिपेंड कर रहा है कौन ज़्यादा है इसमें, ठीक है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है उससे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये भी हो सकता है दूसरा, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, ये भी हो सकता है, इजंट इट। तो उस समय भी पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ये समझ में आया क्या? ओके सो लेट्स लुक एट अ रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है। ये कंबशन रिएक्शन है हेक्सेन का। व्हाट इज़ द साइन फॉर क्यू एंड डब्ल्यू? ओके क्यू और डब्ल्यू का साइन क्या है? लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है। देखो जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं, ओके दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये तुमको 10th में ही बताया गया था बेसिकली, और अपन भी मालूम है, अपन ने भी इसको काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। बेसिकली कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इजंट इट? सो ऑब्वियसली जो क्यू का जो साइन है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। व्हाट अबाउट वर्क? ना वर्क काय के ऊपर होगा, वर्क क्यों होगा? बेसिकली अगर गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ गैस जो है मतलब डेल्टा एन जी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रहा है और ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो गया तो जो गैस है वो एक्सपांड होगा और वर्क सिस्टम करेगा। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो नेगेटिव, अगर सिस्टम के ऊपर काम हुआ तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव रहा तो वर्क जो होता है दैट इज़ नेगेटिव। ओके समझ में आया क्या? क्योंकि ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगा तो एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पे देखो इधर दिस इज़ अ लिक्विड, दिस इज़ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये है 8.5 गैस मोल्स, दिस इज़ 8.5 गैस मोल्स, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7, ओके। 7 और 6 कितना हो रहा है? 13। सो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में देर आर गैस मोल्स मोर, ओके। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे अपन, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 4.5, ओके, प्लस 4.5 इन फैक्ट। तो इसका मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव, मोर गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा गैस हो रहा है प्रोड्यूस, मतलब एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट देर आर मोर गैस मोल्स इन द प्रोडक्ट। तो जो गैस है वो एक्सपांड होगा और गैस एक्सपांड हो रहा है इसलिए W इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। अंडरस्टूड है क्या? ओके। अ रिएक्शन of a solid and liquid takes place and releases 10 kilojoule of heat. The system does 5 kilojoule of work. What is the change in internal energy? बताओ। इसका सोल्यूशन देखो, अपना जो इक्वेशन है राइट, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस या माइनस, ठीक है, डिपेंड अपॉन। सो अपने को पूछा इंटरनल एनर्जी कितना है। सबसे पहले क्यू देख लो, ओके। रिएक्शन टाइम रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब कि Q जो है दैट इज नेगेटिव, ओके। देन व्हाट अबाउट W? द सिस्टम डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, सिस्टम काम कर रहा है, इजंट इट? और जो काम करता है उसकी एनर्जी कम होती है, सो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी -5। सो टोटल क्या हो गया? -15 किलो जूल ऑफ वर्क। सो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का वो 15 किलो जूल से डिक्रीज़ हुआ है। क्यों डिक्रीज़ हुआ है? क्योंकि 10 किलो जूल एज अ हीट करके रिलीज़ किया और 5 किलो जूल का काम कर लिया,
सो टोटल 15 किलो जूल से ये एनर्जी कम हो गई है। ओके, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने को डिस्कस करना है। अगर आप बुक से जाते हो तो वो चीज़ें हो सकता है इसके पहले डिस्कस की गई है, और ये जो चीज़ अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो बाद में, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है, अदर देन दैट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में लॉर्ड ऑफ द थर्मोडायनामिक्स काफ़ी बुक्स में पहले डिस्कस किया जाता है, कुछ बुक्स में पहले, फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री एंड देन थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इस तरह से बैक एंड फोर्थ में डिस्कस किया जाता है। इट्स ऑल ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर, वो किस तरह से अपनी स्टोरी बताना चाहता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री पहले देख लें, उसके बाद फिर से विल गो बैक टू सर्टन पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो रिलेटेड है टू केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स, ठीक है। तो बट आई वांट टू स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज देखते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ व्हाट थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज बोले तो इट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ध्यान में रखेंगे, वी जस्ट सॉ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो अब हम लोग उसी से रिलेटेड जो लॉज है दैट इज अप्लीकेबल इन केमिस्ट्री वो देख रहे हैं। ओके, so calorimetry can determine the heats of reaction in many cases. Calorimetry is basically an instrument जिसमें अपन कैलोरीज मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में तुमको एक बता दूंगा डायग्राम से कि किस तरह से अपन जो एनर्जी है, हीट है, वो डिटरमाइन करते हैं, मैं तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। इट्स नॉट यूजफुल इन अ सेंस, बट एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से अपन हीट करते हैं। बट द क्वेश्चन इज हाउ डू दे एक्चुअली मेजर द कैलोरीज। तो ये मैं तुमको दिखाऊंगा। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। मतलब एक कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको, प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। इससे अपन कैलोरीज मेजर करते हैं। और देर आर टू टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर, एक होता है कप कैलोरीमीटर, ओके, और एक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। तो मैं तुमको आगे बता दूंगा क्या यूज़ करते हैं। सो जो कप कैलोरीमीटर होता है, इट्स अ सिंपल वन बेसिकली। कप कैलोरीमीटर ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, इट्स अ सिंपल वन बेसिकली, ठीक है। और इसीलिए ये जनरली लैब में पढ़ाया जाता है। कहीं अगर केमिस्ट्री की लैब और उसमें बताना है कैलोरीज कैसे मेजर करते हैं, तो उसमें कप कैलोरीमीटर ही यूज़ करते हैं। इसमें अपन देखते हैं किसी चीज़ को कंबस्ट करने से टेम्परेचर कितना बढ़ता है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, ठीक है, मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर, और उससे अपन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट मेजर कर रहे हैं अपन, तो उसको अपन बोलते हैं डेल्टा एच, इजंट इट। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट मेजर करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। और दूसरा होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। इस पे ये वर्क करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे अपन जब हीट मेजर करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा यू। समझ में आया क्या? बॉम्ब कैलोरीमीटर से अपन डेल्टा यू मेजर करते हैं, कप कैलोरीमीटर से अपन डेल्टा एच मेजर करते हैं। तो ये मैं तुमको आगे बता दूंगा किस तरह से अपन मेजर करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो काफ़ी केसेस में अपन कैलोरीमीटर से कैलोरीज मेजर कर सकते हैं, एनर्जी मेजर कर सकते हैं, हीट्स मेजर कर सकते हैं, रिएक्शन की या कोई भी चीज़ में कितनी हीट है ये अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट इन मेनी केसेस। अगर मान लो कोई रिएक्शन होती नहीं है, या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो है कि इट्स नॉट पॉसिबल ना, कन्वीनियंट ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है उसका हीट ऑफ रिएक्शन मेजर करना यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इजंट इट। तो वी कैन यूज़ लॉज ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये लॉज यूज़ करके अपन इसकी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जो अपन अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, समझ में आया कैलोरीमेट्री से, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या। सो लॉ ये है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द हीट ऑफ डिसोसिएशन एट द गिवन टेम्परेचर। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ। ये दो लॉज है, दो इंपॉर्टेंट लॉज अपन देखेंगे इसमें। यू डोंट एक्चुअली हैव टू रिमेंबर दिस लॉ, इसके डेफिनेशन तुमको कभी भी नहीं पूछेंगे, या फिर ये तुमको कैलकुलेशंस के लिए काम आते हैं। तो तुमको कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो ध्यान में रखेंगे, उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो रिएक्शन समझ लो, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया है तुमको -286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके, इट हैज़ टू बी, क्योंकि ये है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट। इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज हाइड्रोजन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड फ्यूल। तो ये जब भी बर्न होगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल हाइड्रोजन अगर मैं बर्न करता हूँ, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लिबरेट होती है, 286 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट
2 grams ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है ना. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम. 2 ग्राम हाइड्रोजन बर्न किया मैंने, तो माइनस 286 किलो जूल पर मोल उतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है. ठीक है. अब इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो वाटर फॉर्म हो रहा है. उल्टा रिएक्शन में क्या होगा, वाटर ब्रेक डाउन होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो इसमें मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 286. दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें मेरे को 286 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी. पर मोल फॉर वाटर, ध्यान में रखना, पर मोल द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. एक मोल वाटर, सॉरी, पर मोल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इसके लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी 286. पॉइंट ये है कि जितनी एनर्जी मेरे को वाटर के फॉर्मेशन में लगी, उतनी ही एनर्जी मेरे को उसके ब्रेकडाउन के लिए लगेगी, बिकॉज एनर्जी हैज़ टू बी कंजर्व्ड. ठीक है. इट्स काइंड लाइक यू स्टार्टिंग विद पॉइंट ए. ठीक है. एक पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया और एंड यू वेंट टू सम अदर पॉइंट. ओके, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट बी, एंड देन यू वेंट बैक टू पॉइंट ए. ठीक है. यू वेंट बैक टू पॉइंट ए, तो चेंज इन एनर्जी कितनी रहेगी. यू स्टार्टेड विद पॉइंट ए एंड यू आर एट अगेन एट पॉइंट ए, तो चेंज इन एनर्जी जो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी जीरो, isn't it? Change in energy is going to be zero, and that is what is happening. First law of thermodynamics क्या बोलता है, एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. तो अगर तुम उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, तो जो टोटल चेंज रहेगा एनर्जी का, दैट हैज़ टू बी जीरो. और यही यहाँ पे अप्लीकेबल है. ओके. सेकंड लॉ जो है दैट इज रिलेटेड टू थर्मोकेमिस्ट्री इज हेसेस लॉ. ओके. इट्स अ वेरी सिंपल लॉ एक्चुअली, एंड ये जो अपन ने देखा उसी से रिलेटेड है इसेंशियली, उसी का ये है, एक्सटेंशन है. व्हाट इट इज़ बेसिकली केमिकल लॉ फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको केमिस्ट्री के टर्म में अपन एक्सप्रेस करेंगे. बोलता है नेट चेंज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये रिएक्शन अपने को देखना है, C+O2 gives you CO2. ठीक है. लेट्स कॉल दिस एज रिएक्शन 1. नाउ आई कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस स्टेप, ओके, इन वन स्टेप, और आई कैन कंबस्ट. इसको ये भी बोल सकता हूँ मैं, कंबशन, राइट. कार्बन का अपन कंबशन कर रहे हैं, isn't it? So ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा. इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ कंबशन ऑफ कार्बन. ओके. तो मैं इसको बोल सकता हूँ कंबशन ऑफ कार्बन रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन. ओके. हेसेस लॉ बोलता है कि ये जो फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये या तो मैं एक स्टेप में कंप्लीट करूँगा या 2 स्टेप में या 3 स्टेप में, डजेंट रियली मैटर. जो टोटल एनर्जी रहेगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. ओके. सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. The other way of doing it is I can take carbon and burn it in presence of oxygen, and what I get is carbon monoxide. Okay, this is equation 1, येलो में this is equation 1. और इसको 2 स्टेप में अपन करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं फिर से बर्न करता हूँ and what I get is a carbon dioxide. This is equation 2. समझ में आया क्या? So यहाँ पे जो एनर्जी है, ओके, एनर्जी वो रहेगा स्टेप 1 में जितनी एनर्जी रहेगी दैट इज इक्वल टू स्टेप 1, दैट इज इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं अपन उसको. ओके. सो जो एनर्जी जो है, जो ब्लू प्रोसेस में या येलो प्रोसेस में, वो रहेगी सेम. ठीक है. समझ में आ गया? तो जो ब्लू प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होगी, वो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी लिबरेट रहेगी उतनी जितनी ही रहेगी बेसिकली. Okay, so the energy liberated in these 2 different processes is going to be same. समझ में आया क्या? तो heat change involved in a chemical reaction is same whether the reaction is completed in one step, जो blue में अपन ने लिखा है, in several step, मतलब 2 स्टेप में अपन कर रहे हैं, that is in yellow. Is this understood? ये हेसेस लॉ है. So ये जो हेसेस लॉ है ये अपन बॉर्न हेबर साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं, जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में किया था. इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट केमिकल बॉन्डिंग में लुक्ड एट बॉर्न हेबर साइकिल. दिस इज बेसिकली सेम एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड NaCl.
ठीक है, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली ही एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली रिएक्शन ये है Na प्लस Cl2 गिव्स यू NaCl, ठीक है। Na इज सॉलिड, क्लोरीन इज गैस, और NaCl ये जो है दैट इज अगेन सॉलिड, ठीक है। तो ये जो है उसमें कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने बताया तुम कैलोरीमेट्री से एक तो डिटरमाइन कर सकते हो, राइट, बट ये रिएक्शन जो है कैलोरीमेट्री से डिटरमाइन करना नियरली इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन यूजिंग कैलोरीमेट्री। ओके, नाउ वी कैन यूज बॉर्न-हाइपर साइकिल, ओके, हेसेस लॉ यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे एंड वी कैन डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज लिबरेटेड इन दिस केस, ठीक है। या फिर जैसे मेरे को मान लो कि लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करनी है इसकी, NaCl की लैटिस एनर्जी, ओके, इसको अपन ऐसा लिखते हैं डेल्टा लैटिस H, ठीक है, दैट इज लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं जिसको, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली NaCl, ठीक है। ये डिटरमाइन कर, हाउ डू यू डिटरमाइन दैट, ये भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ तुम डिटरमाइन करना चाहते हो वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, गोना स्टार्ट ऑफ विथ Na एंड क्लोरीन गैस, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अवर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। सो दैट इज़ द पॉइंट वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Na को Na सॉलिड स्टेट पे इसको अपने को एटॉमिक स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। सो वी आर taking the solid Na, yeah, this is actually Na, yeah, to this point, okay, this is in gaseous state, ये एटॉमिक Na हो गया। इसको अपन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं, ये जो एंथैल्पी है यहाँ पे इसको अपन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे सब्लिमेशन लिखा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सेकंड रहेगा टू टेक दैट Na, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू Na प्लस, तो Na प्लस में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इसको आयनाइजेशन एनर्जी अपन बोल रहे हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं इसमें से, ठीक है। ये हो गया अपना Na प्लस इन गैसियस स्टेट। सेकंड अपन ले रहे क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस, इसको भी मेरे को क्लोरीन एटम या क्लोरीन आयन इन गैसियस स्टेट मेरे को लेके जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को ये गैस ऑलरेडी गैस स्टेट में है, सो इट इज़ ऑलरेडी इन अ गैस स्टेट। तो यहाँ से यहाँ तक तो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनर्जी चेंज एनी फॉर द क्लोरीन, राइट। सो दैट इज़ फाइन। ये यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मान लो, या फिर वी कैन इवन से यहाँ से। सो दिस इज सेम, इजंट इट, ये भी सेम ही है। सो इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर, यहाँ से अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरीन को, इजंट इट, क्लोरीन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्लोरीन गैस है, उसको मैं एटॉमिक स्टेट में लेके जा रहा हूँ, ओके। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ लिबरेटेड, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड, ओके। अभी ये जो प्रोसेस है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दीज आर ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि देखो सॉलिड को गैस में लेके जाना है तो मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव सोडियम एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इज ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को मेरे को क्लोरीन एटम में ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो उसके लिए एनर्जी लगेगा, दैट इज अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन अपना गैसियस स्टेट में आ गया। नाउ ये जो क्लोरीन है इसको आयनिक स्टेट में लेके जाने का है, ओके। वी नीड क्लोराइड आयन, इजंट इट। तो क्लोराइड आयन करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इसको अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तुमको मालूम होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, right? For most element in the periodic table it is negative, for halogens it is positive, for nitrogen and phosphorus and beryllium and magnesium ये zero होता है। Do you guys remember that? Electron gain enthalpy and electron affinity, ठीक है। एंथैल्पी जब बात कर रहे हैं अपन तो it is energy liberated, ठीक है, ठीक है, दैट इज एनर्जी लिबरेट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन जस्ट एज अ वैल्यू करके बात करें कि कौन सी ज़्यादा है किसकी कम है,
एज अ वैल्यू करके। यहाँ पे अपन साइन यूज़ नहीं करते जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वी हैव टू इंडिकेट साइन, एंड इट इज़ जनरली नेगेटिव बेसिकली एक्सेप्ट नोबल गैसेस एंड ग्रुप 15 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें ग्रुप 15 में आते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ग्रुप 2 में आ रहा है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। और तुमको ये रीजंस मालूम होनी चाहिए व्हाई इट इज़ ज़ीरो फॉर दिस एलिमेंट। तुमको याद है क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम की ज़ीरो क्यों होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बिकॉज इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, isn't it? They don't have affinity for electron, right? Same thing with nitrogen and phosphorus. इनका इलेक्ट्रॉन जो इनका जो वैलेंस शेल है that is actually half filled, isn't it? Half filled रहने की वजह से again they don't have affinity for electron. That's why these values are taken as 0 for these elements. So we convert chlorine atom into chloride ion. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी देखो लिबरेट हो रही है या अब ये जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है ये कंबाइन होंगे और तुमको क्या मिलेगा? लैटिस मिलेगा, NaCl। दिस इज NaCl सॉलिड। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो लिबरेट होगी, यहाँ पे लिखा है, इधर सरक गया है बेसिकली, बट दैट इज बेसिकली द NaCl। तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसको अपन बोलेंगे लैटिस एनर्जी। क्यों? क्योंकि गैसेस एटम्स या आयंस से सॉलिड बन रहा है ना, ओके सॉलिड बन रहा है तो ये लैटिस बन रहा है बेसिकली, तो जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। द रीज़न फॉर दैट इज़ सोडियम और क्लोराइड आयन ये दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड है, और जो इनका लैटिस बनता है दैट इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल। ओके, सो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही है। ओवरऑल अगर तुम देखते हो तो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी एंडेड हियर। सो दैट इज़ बेसिकली ये जो इतना डिफरेंस है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl भी तुम बोल सकते हो। ओके, देर आर टू टर्म्स यू कैन यूज, यू कैन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, ये क्लियर है क्या? अंडरस्टूड है? सो इसेंशियली दिस इज़ बॉर्न-हेबर साइकिल। अगर मान लो मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है रिएक्शन का, मतलब ये निकालना है। ओके, दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर बाकी सारी वैल्यूज़ मेरे को मालूम है, ओके जैसे दिस वन इज़ आई नो एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें अगर मेरे को मालूम है, ओके देन आई कैन ईजिली कैलकुलेट दैट। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, okay enthalpy of reaction for this NaCl या enthalpy of formation लिख सकता हूँ F of NaCl is sum of all these enthalpies, isn't it? This is equal to, no, this is equal to this plus this plus this plus this। समझ में आया क्या? So enthalpy of atomization, sublimation, ionization enthalpy, ये सारे enthalpy इसका sum कितना आएगा? that, isn't it? So if I know all the other values मैं ये निकाल सकता हूँ। और अगर मान लो मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम है, ओके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी मालूम है, ये 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 भी, और ये निकालना है मेरे को, तो लैटिस एंथैल्पी भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है ना? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से बाकी सारी एंथैल्पीज अगर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को लैटिस एंथैल्पी मिल जाएगा। ओके, दिस इज सिंपल। अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, इट इज़ दैट सिंपल। ओके, हेसेस लॉ क्या बोलता है सीधा कि जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। समझ में आया क्या? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ यू टेक। तो NaCl का जो फॉर्मेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट, वी जस्ट नीड टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? एंड इट डजंट मैटर हाउ यू गो, यू कैन गो डायरेक्ट or you can take this path in multiple steps and you can reach there. The change in enthalpy of this is always going to be a state function. ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? It will only depend upon the initial and the final state of the system. It does not depend upon the path. Okay? Alright. यहाँ पे implications देखो. Implications बोले तो usefulness of these laws. Okay? Law of thermochemistry. Hess's law is very important basically फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसको तुम सीधा रिवर्स कर दो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा।
ये अपन ने पहला लॉ देखा, इजंट इट? फर्स्ट लॉ क्या देखा अपन ने कि देर इज सिंपली रिवर्स द केमिकल रिएक्शन, यू चेंज द साइन, इजंट इट? ये अपन कर सकते हैं, उल्टा कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे मैंने A to B लिखा, A to B ये रिएक्शन है, और इसका मान लो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ -15 किलो जूल, ऐसा लिखा है मैंने, -15 किलो जूल। तो B to A इसका एंथैल्पी कितना रहेगा? +15 किलो जूल। सिंपल है, मेरे को सोचना ही नहीं है, रिएक्शन उल्टा हो गया तो सीधा सीधा ये कर दो उसको, ठीक है। सेकंड, हेसेस लॉ से अपन बता सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, दैट इज इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल द फाइनल स्टेट। इसका मतलब ये है कि आई कैन मैनिपुलेट द इक्वेशंस, जैसा अभी यहाँ पे किया अपन ने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बॉन-एबर प्रोसेस में, राइट? हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl निकालना था, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो इनडायरेक्टली निकाला, दोनों को ऑटोमाइज़ किया है ना, सोडियम को ऑटोमाइज़ किया, क्लोरीन को ऑटोमाइज़ किया, उनको आयनिक स्टेट में लेके गए, उनको कंबाइन किया, और ये हर स्टेज में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है वो अपन ने देखा, और सबका सम किया तो मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल गया, इजंट इट? सो यहाँ पे वही अपन कर सकते हैं, वी कैन मैनिपुलेट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है दे कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर according to laws of thermochemistry to get a desired thermochemical equation. समझ में आया क्या? We can, whatever equation we want to get, we can get it by simply multiplying, adding, dividing, subtracting, ये सारे operations करके मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? So it's very simple actually. You just have to multiply, divide, addition, subtraction, multiplication, division, इतना ही करना है to get the desired equation, ठीक है? थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या पंगा है ये समझ में आ जाता है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ओके, इट्स वेरी इजी। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज और नीड टू कीप इन माइंड इज इट मे रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना? मतलब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है वो ज़रूरी हो जाता है इसमें, क्योंकि तुमको हो सकता है मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े। सो यू नीड टू नो कि एग्जैक्ट ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं, किस तरह से तुम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, ठीक है? तो ये ना हो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज रह के इसको करो। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, गिवन है, ठीक है, HCl + COS gives you COCl2 + H2S, ठीक है, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी दे दिया है 79 किलो जूल। फिर दूसरा दिया है COS + H2S, है ना, COS + H2S gives you H2O + CS2, और इसका एंथैल्पी दिया है 3.42 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल बेसिकली। अब अपने को यूजिंग दीज टू रिएक्शन बोला है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन, तो ऐसा मान लो कि ये रिएक्शन अपने को इसका एंथैल्पी निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ओके? सो वी यूज़ वेरियस डिफरेंट रिएक्शंस, वी कैन यूज़ वेरियस डिफरेंट रिएक्शंस जिसका एंथैल्पी अपने को ऑलरेडी मालूम है, नोन रिएक्शंस जिनका एंथैल्पी अपने को मालूम है, ऐसे रिएक्शंस अपन देखेंगे, और फिर जो रिएक्शंस है उनको अपन मैनिपुलेट करेंगे टू गेट दिस इक्वेशन, ठीक है? जिस हिसाब से मैं इक्वेशन को मैनिपुलेट कर रहा हूँ उसी हिसाब से मैं इनको भी मैनिपुलेट करूँगा, जो डेल्टा H की वैल्यूज़ है। मतलब मान लो कि ये दो इक्वेशंस जो है फर्स्ट एंड 2, ये दोनों को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो जो डेल्टा H की वैल्यू है वो भी ऐड करूँगा। अगर ये दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ को भी मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है? किसी एक इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आया क्या ये वैल्यूज़ को? एंड सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस वी जनरेट दिस इक्वेशन, और फिर जो भी फंक्शन अपन कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हम ये वैल्यूज़ के साथ भी कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन बनेगा अपना उसका हमको डेल्टा H मिल जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली वी नीड टू क्रिएट दिस इक्वेशन, ठीक है? एंड सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताता हूँ किस तरह से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है? इट डज़ रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले तुम ये देख लो कि जो लेफ़्ट हैंड वाले जो है अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में, लेफ़्ट हैंड वाले जो है
वो इधर कहाँ पे है, ये इक्वेशंस में कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू सी COCl2 ये यहाँ पे राइट हैंड में आ रहा है, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड में है, ये H2S भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड में है, ये भी राइट हैंड में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को ये लेफ्ट हैंड में चाहिए, इजंट इट। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो है वो इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो उल्टा करके लिख लेंगे अपन इसको, ओके। सो COCl2 प्लस H2S गिव्स यू 2HCl प्लस COS, और इसका डेल्टा H कितना है 79, ठीक है। सॉरी, इसका डेल्टा H कितना रहेगा -79 किलो जूल, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया तो साइन भी उल्टा करना पड़ेगा, इजंट इट। नेक्स्ट, तो ये दो तो बराबर सेटल हो गए अपने, अभी ये दोनों बराबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, ओके। दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। राइट हैंड साइड वाले देख लो, राइट हैंड साइड में अपने को चाहिए था, ये एक चाहिए HCl राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे HCl राइट हैंड साइड में था, और जब मैं उल्टा कर रहा हूँ तो ये भी राइट हैंड साइड में आ गया। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, इजंट इट। H2O ये अपने को चाहिए राइट हैंड में, ओके। H2O ये वाले इक्वेशन में आ रहा है और ये राइट हैंड में ही है, तो उसको वैसे ही रखूँगा। CS2 ये भी राइट हैंड में चाहिए, वो भी राइट हैंड में है बेसिकली, ठीक है ना। अब जो तीन स्पेसिस मेरे को राइट हैंड में चाहिए, तीनों राइट हैंड में है, तो मतलब ये इक्वेशन जो था, इसमें मैं जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो ऐड करूँगा, ठीक है। सेकंड वाला इक्वेशन है COS प्लस H2S गिव्स यू H2O प्लस CS2, ठीक है। ये इक्वेशन, इसका एंथैल्पी कितना है, डेल्टा H इज इक्वल टू, इसका कुछ भी नहीं किया अपन ने, जैसे कि वैसे ही लिखा है, इसलिए दिस, और ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा बेसिकली। अब देखो ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, ये जो इक्वेशंस है, ठीक है। इसमें जो कॉमन वाले जो टर्म है वो कैंसिल कर दो, तो ये COS कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद और कुछ कैंसिल होता है कि H2S, नहीं, दैट शुड बी फाइन ना, COS कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, COCl2 प्लस 2H2S, ओके, गिव्स यू 2HCl प्लस H2O प्लस CS2, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द इक्वेशन, दैट इज़ द सेम इक्वेशन दैट वी गॉट, बराबर है, सेम इक्वेशन है, हमेशा मिलता ही है। अगर तुम बराबर इसको रीअरेंज करते हो तो जो इक्वेशन मिलेगा वो हमेशा जो डिज़ायर्ड इक्वेशन है वही मिलेगा, इट इज़ ऑलवेज बी लाइक दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली सही इक्वेशन मिल रहा है, मतलब अपन ये जो इसके साथ है वही सेम ये करेंगे। सो इट इज़ -79 प्लस 3.42, तो इसका आंसर आता है 75.58, और ये रहेगा माइनस में, बराबर है। सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। सो इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना है, -75.58 किलो जूल, अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेसेस लॉ अपन अप्लाई कर रहे हैं, ये एक डेटा है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन अगर करता हूँ मैं, तो ये रिएक्शन का एंथैल्पी कितना आ रहा है, -75.58। अगर ये डायरेक्ट करता हूँ एक स्टेज में तो इतना एंथैल्पी आएगा। वही रिएक्शन अगर मैं दो स्टेज में करता हूँ, ये एक और ये एक, समझ में आएगा, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर वन। तो ये दोनों रिएक्शन, दो रिएक्शन किया मैंने, ये रिएक्शन किया और ये रिएक्शन किया, ठीक है ना। अब ओवरऑल अगर मैं दो स्टेजेस में कर रहा हूँ ये रिएक्शन, ये पहली स्टेज हो गई और ये दूसरी स्टेज हो गई, तो ये दोनों स्टेज का जो एंथैल्पी आएगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी -75.58। क्यों, क्योंकि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, समझ में आया ना, क्लियर है क्या, एनर्जी हैज़ टू बी कंजर्व्ड, ओके। मैं इसको और एक जस्ट एक जनरल एग्जांपल लेके तुमको बताता हूँ, हेसेस लॉ, ठीक है। मान लो A है, A to B है, ठीक है, A to B। मान लो कि इसका डेल्टा H कितना है 1, ठीक है, डेल्टा H 1 है इसका एंथैल्पी इस रिएक्शन का। आई कैन ऑल्सो डू दिस रिएक्शन लाइक दिस, C D एंड देन B, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, ठीक है। हेसेस लॉ क्या बोलेगा, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ठीक है। दैट इज बेसिकली द हेसेस लॉ।
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है बेसिकली। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। अगर मैं ये रिएक्शन में इतना दे रहा हूँ एनर्जी या लिबरेट हो रही है व्हाटएवर, राइट, तो उतनी एनर्जी या तो लिबरेट होगी, एब्जॉर्ब होगी आई टेक एनी अदर प्रोसेस बिकॉज आई एम रीचिंग द सेम पॉइंट। ठीक है ना, उसी पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, सो इट हैज़ टू बी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इजंट इट? ओके, इट डजंट रियली मैटर, यू कैंट एक्चुअली क्रिएट एन एनर्जी। ठीक है, और जब अपन ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेशन, अभी जो अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें अपन यही कर रहे हैं ना, उसमें अपन ने दो ही स्टेप में किया था, दो स्टेजेस। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H1 H2 प्लस H3। ठीक है, और अपने को इसमें से जो भी रिएक्शन का एंथैल्पी, जैसे मेरे को H2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3, और H1 में से H3 माइनस कर दिया तो H2 निकल जाएगा, सिंपल है। ओके, सो दैट्स बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग। C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO। ठीक है, बोला है इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताओ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, और अपने को दे दिया है, गिवन रहेगा कि बेसिकली व्हाट वी नो इज़ वी हैव डेटाबेस जिसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस है और उनकी एंथैल्पीज अपने को मालूम है। सो विल जस्ट पिक सर्टन रिएक्शन, जैसे C प्लस O2 गिव्स यू CO2। ओके, CO प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2। ठीक है, ये दो रिएक्शंस अपने को दिए। यूजिंग दिस टू रिएक्शन हम लोग ये रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं। इनका एंथैल्पी अपने को दिया, मान लो व्हाटएवर x एंड दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू विल रियलाइज इज कि अपने को CO बनाना है, इजंट इट? CO बनाना है विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ पे CO आ रहा है लेफ्ट हैंड में, तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा सबसे पहले। इसको पलटा दो ये रिएक्शन को, या फिर जो साइन है वो डायरेक्ट माइनस कर दो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है, CO2 प्लस CO, तुमको शॉर्टकट ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को एक्चुअली में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू इन्वर्स द साइन ऑफ दैट एंड देन आई कैन सिंपली ऐड, और मेरे को करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, CO2 गिव्स यू CO प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे जो डेल्टा H है दैट इज गोइंग टू बी माइनस Y। ओके, एंड द फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि वैसे C प्लस O2 गिव्स यू CO2। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। ओके, इसमें देखो अभी जो ये है, ठीक है, CO2 वो कैंसिल हो गया। ठीक है, और हाफ O2 है, ये हाफ O2 और ये O2, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ बचा रहेगा, इजंट इट? और मैं ये रिएक्शन पूरी तरह से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO। ये इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन का डेल्टा H कितना था, x, तो मतलब मैं क्या करूँगा, माइनस y प्लस x, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब जो अपना डेल्टा H था वो निकल जाए। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। ओके, इसमें इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है, इट जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस करोगे ना तो ये तुमको पता है, एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इन सम केसेस। बेसिकली तुमको ऑब्वियसली काफ़ी सारे रफ पेपर्स लगेंगे, काफ़ी, क्योंकि कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। इट्स मोस्टली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन बोले तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन रिवर्स कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से तुमको एडिशन सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ रहा है इनमें। ठीक है, इस हिसाब से तुमको एडिशन सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ रहा है। ये अंडरस्टूड है क्या? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस बोले तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है। ओके, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है ना। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसेस जिसको अपन उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी या एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन एंथैल्पी बोल रहे हैं। अब ध्यान में रखो, इसको एंथैल्पी क्यों बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि एंथैल्पी अपन तब बोलते हैं जब अपन एट कांस्टेंट प्रेशर बात करते हैं। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ रहा है ना? एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसीलिए अपन एंथैल्पी बात कर रहे हैं। अगर यही चीज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती सो वी हैव सेड डेल्टा यू। समझ में है ना? इंटरनल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला रहता है रादर दैन चेंज इन एंथैल्पी, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, सो वी आर कॉलिंग इट एज एंथैल्पी।
ठीक है। तो जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, हीट चेंज, उसको अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहला जो अपन डिस्कस करते, देयर आर वेरियस डिफरेंट रिएक्शंस, वेरियस डिफरेंट चेंजेस, अपन सारे नहीं देख सकते, जस्ट वेरी लॉजिकल, ठीक है ना। इसमें कोई जो इंपॉर्टेंट जो तुमको हमेशा एग्जाम्स में आते हैं वो है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। ऑब्वियसली फॉर्मेशन बोले तो एक आधी चीज़ अगर तुम फॉर्म कर रहे हो तो उसमें एनर्जी कितनी लग रही है या कितनी रिलीज हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस एनर्जी को अपन बोल रहे हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान में रखना, मोलर एंथैल्पी मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड से, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, तभी अपन इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। समझ में आया क्या? स्टैंडर्ड कब बोलेंगे कि तुम्हारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एवरीथिंग इज इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आया? मतलब वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड, ठीक है। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, ठीक है। अगर मैं वाटर को गैस लिखता हूँ दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड ही आएगा, ठीक है। तो जो उसका सबसे स्टेबल स्टेट होता है उसको अपन बोल रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट। सो बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज कि कोई भी सब्सटेंस अपन फॉर्म कर रहे हैं 1 मोल, ठीक है, फॉर्म का उसके स्टैंडर्ड स्टेट में ही फॉर्म करना है, एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्ड स्टेट। सो 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझ में आया? फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए और अपना जो कंपाउंड है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए और वो 1 मोल ही होना चाहिए। तो उस केस में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उस एनर्जी को अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मोलर अपन काफ़ी बार नहीं बोलते, इग्नोर कर देते, वजह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि मोलर जो है दैट इज़ अ इम्प्लाइड टर्म, मोलर टर्म इज़ अ इम्प्लाइड टर्म, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन को कम, सो यहाँ पे बेसिकली इथीन अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, इथीन, ओके, C2H4, इथीन को फॉर्म करना है। इथीन इज़ अ गैस इन इट्स नेचुरल फॉर्म, इजंट इट? तो ये स्टैंडर्ड स्टेट हो गया इसका। इसमें कौन से एलिमेंट है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का सबसे स्टैंडर्ड स्टेट होता है उसका कार्बन का ग्रेफाइट, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, वो लिख लिया अपन ने, एंड दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दिस कंपाउंड। और यहाँ पे जो एंथैल्पी फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। समझ में आया क्या? 52। जो तो इस एंथैल्पी को मैं क्या बोलूँगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, क्योंकि इथीन अपन फॉर्म कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, स्टैंडर्ड अपन इंडिकेट कर रहे हैं बाय दैट लिटिल 0 ऑन द टॉप। समझ में आया क्या? 0 ऑन द टॉप। देखो इक्वेशंस कैसे लिखने हैं वो तुमको बताता हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी के। सो जैसे मेरे को स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल लिखना है, ठीक है। तो इथेनॉल का इक्वेशन लिखना स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी का, ठीक है। ध्यान में रखना इथेनॉल अपन इस तरह से नहीं बनाते, राइट? दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर। पॉइंट क्या है? इसका इक्वेशन अपने को लिखना है। क्यों? क्योंकि अपन हेसेस लॉ यहाँ पे लगा सके, मैनिपुलेट कर सके इक्वेशंस को और अपना जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बना सके, दैट इज़ वाई। ओके, तो इसको बनाना है। सो इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड। इथेनॉल इज लिक्विड, ठीक है। इसमें कौन से एलिमेंट है लिख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बराबर है, ये है। अब इनका स्टैंडर्ड स्टेट लिख लो, ये है सॉलिड, ये है ग्रेफाइट, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा होता है? H2 कैसा रहेगा? गैस। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? O2 गैस। और अब इसको बैलेंस करो, ठीक है। लेकिन बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन जब स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी अपन बोल रहे हैं? इट हैज़ टू बी 1 मोल। इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब हमेशा जब अपन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी की बात करते तो जो राइट हैंड वाली जो क्वांटिटी है
वो हमेशा फिक्स्ड होती है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम 2 3 4 5 कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। दैट विल नॉट बी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हैज़ टू बी 1 मोल, ठीक है। सो वी कैनॉट चेंज द कोइफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, वो 1 कोइफिशिएंट अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया। सो वी कैन ओनली चेंज द कोइफिशिएंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जब भी अपन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो राइट हैंड साइड में एक ही क्वांटिटी रहेगी, 2 नहीं रहेगी, क्योंकि एक ही चीज़ अपन फॉर्म कर रहे हैं और उसी के लिए अपन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपन लिख रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इधर एक ही रहेगा सब्सटेंस, ठीक है, और वो 1 मोल ही रहेगा हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज़ है, अब इनको बैलेंस कर लो। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है, और यहाँ पे एक 6 है, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाफ लिखना है अपने को। वी कैन नॉट राइट इट अदर वे, ये इक्वेशन को मैं किसी और तरीके से नहीं लिख सकता। दिस हैज़ टू बी द ओनली इक्वेशन, ठीक है। 2C + 3H2 + ½ O2, समझ में आया ना। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता, ओके। लेफ्ट हैंड में मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि राइट हैंड में मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए। सो यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। समझ में आ गया? ओके। अब मान लो कि मैं इक्वेशन को इस तरह से लिखता हूँ, ये पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वी डोंट वांट दैट 2। सो ये हो गया 4C ग्रेफाइट + 6H2 + O2 gives you 2C2H5OH liquid. Now is this, यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज होगा डेल्टा H, क्या मैं उस एंथैल्पी को स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बोल सकता हूँ क्या? कैन आई से इट? नो, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। एग्जैक्टली, समझ में आया ना। ये जो इक्वेशन है, इसको मैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल नहीं बोल सकता, बिकॉज देयर आर 2 मोल्स ऑफ इट, ओके। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? कुछ भी नहीं। दिस इज बेसिकली नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज एंथैल्पी, इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोले तो क्या? कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन, ओके। जितने भी रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, वो सारे रिएक्शंस का एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब उसको मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ, इज इट अ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, या और कुछ है। इसको मैं इस तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज सिंपली अ रिएक्शन, नथिंग एल्स, ओके। तो तुमको याद है कि मैंने क्या बताया था? ये सारी चीज़ें जब भी तुम करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हेसेस लॉ तुम यूज़ करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो थ्रू। सिली मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन इथेनॉल की जगह 1 की जगह 2 ले लिया, है ना। वी डिडंट पे अटेंशन, वी डिडंट रियलाइज, और होगी गलती फिर अभी, ओके। दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। सो यू टू खाना बी वेरी केयरफुल विद दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। और ये जो है वो तुमको प्रैक्टिस से जो है वो आ जाएगा। बेसिकली यू गेट फ्लुएंट इन दिस एंड यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ग्राफाइट का देख रहे हो तुम, यहाँ पे -75 किलो जूल पर मोल आ रहा है, ठीक है ना। सो सेम थिंग, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 इक्वेशंस जो है ऑलमोस्ट सेम इक्वेशंस है, सिर्फ अपन यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज़, लेकिन राइट हैंड की जो क्वांटिटीज़ है दैट इज़ ऑलवेज 1 मोल, ओके। लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ओके। यहाँ पे PCl5 का स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन है ये, ऑलराइट। यहाँ पे फास्फोरस ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, और फिर उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। फास्फोरस 1 चाहिए इसलिए 1/4, क्लोरीन 5 चाहिए 5 चाहिए इसलिए 5/2 ले लिया, एंड देन सो इस इक्वेशन के एंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है ध्यान में रखना कि जैसे स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस उसके एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट में है। क्या? एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कि जैसे एलिमेंटल फॉर्म तो अपने को मालूम है, ठीक है। जैसे
ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, ब्रोमीन का Br2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, इजंट इट? ये हो गए एलिमेंटल फॉर्म, और ये इनके स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट बोले तो इन गैशियस स्टेट, ये हो गया लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में स्टैंडर्ड होता है, ध्यान में रखना। ओके, उसी तरह से आयोडीन जो है उसका स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट रहेगा आयोडीन सॉलिड, फॉस्फोरस P4 सॉलिड, सल्फर S8 सॉलिड, ओके, मर्क्यूरी लिक्विड। सो दैट इज द एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, और इनका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, बाकी सबका तुमको फॉर्मेशन दिया है, AgCl का फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया है ना, दिया है। ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन का जीरो है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ये उसके सबसे स्टेबल फॉर्म में है ना, इजंट इट? ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये उसका एलिमेंटल फॉर्म है, तो उसका फॉर्म का इक्वेशन मैं लिख ही नहीं सकता ना। ब्रोमीन के फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं? इसको फॉर्म करना है, तो इसको तो मैं इसके एलिमेंटल फॉर्म से ही फॉर्म करना है ना, तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ ना, देर इज़ नो रिएक्शन गोइंग ऑन हियर, दोनों साइड में सेम चीज़ें आ रही है, सो देर इज़ नो चेंज इन एंथैल्पी। ओके, सो ये हमेशा ज़ीरो रहेगा। बट इफ़ यू लुक एट ब्रोमीन लिक्विड, ये देखो ब्रोमीन लिक्विड, उसके एंथैल्पी दी है तुमको, ब्रोमीन एंथैल्पी, तो दैट इज़ फाइन, ये मैं लिख सकता हूँ ब्रोमीन इन गैशियस स्टेट, क्योंकि ये ब्रोमीन इन गैशियस स्टेट, सॉरी ब्रोमीन इन गैशियस स्टेट, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है दैट इज इन, यहाँ पे मैं लिक्विड से गैसेस, तो ये हो गया स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो तुम? स्टैंडर्ड मोलर, अगर एक एक मोल ही है ऑब्वियसली, तो स्टैंडर्ड मोलर फॉर्मेशन, ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन बोल सकते हो, और इसको तुम क्या बोल सकते हो? कंडेंसेशन, इजंट इट? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन भी बोल सकते, लिक्विड से सॉरी इवापोरेशन बोल सकते हो ना, लिक्विड से गैसियस स्टेट में तुम जा रहे हो, ओके, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हो, तो इसको तुम इवापोरेशन भी बोल सकते हो। तो एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दोनों चीज़ें अप्लीकेबल है इसके लिए। ओके, यहाँ पे देखो कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म इज 0, डायमंड इज 2.9, तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, ग्रेफाइट टू ग्रेफाइट इज 0, लेकिन ग्रेफाइट टू डायमंड कितना रहेगा? 2.9। ओके, उसी तरह से देखो बाकी भी आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्लोरीन, आयोडीन, देखो आयोडीन इन सॉलिड स्टेट 0, गैसियस स्टेट 19.5। समझ में आया क्या है? तो स्टैंडर्ड एलिमेंटल अगर स्टेट है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इज 0, लेकिन अगर मैं वही ओजोन लेता हूँ इन गैसियस स्टेट, तो इसको फॉर्म करने के लिए मेरे को इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन कैसे लिखूँगा? O2 गैसियस स्टेट, और अब इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो ये करना पड़ेगा 3/2। क्लियर है क्या? सो दैट इज़ द इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, और इसका कोई एंथैल्पी रहेगा, दिया भी होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, सो यू कैन सी दैट। समझ में? जो वैल्यूज़ है तुमको दिए रहेंगे हमेशा, वो वैल्यूज़ लेना है। इक्वेशंस तुमको बनाना पड़ सकता है, बेसिकली लिखना पड़ सकता है, तो तुमको जैसे बोल दिया कि वैल्यूज़ दिया है सिर्फ, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज दिस, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज दिस, इस तरह से दे दिया है तुमको सिर्फ, लेकिन इक्वेशन नहीं, तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा सबके। समझ में आया? तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इक्वेशन अगर तुमको लिखना है, ओके, H2O2 का, सो दैट इज़ अ लिक्विड, और इसको तुम H2 + O2 से बना सकते हो, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया, और इसका जो भी वैल्यू है वो दिया रहेगा यहाँ पे, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 0, ये वैल्यू तुमको दे दी है। ऑलराइट, इट वाज समथिंग लाइक -114, सो -114.0 किलो जूल पर मोल ये दे दिया। तो इस तरह के इक्वेशंस तुमको लिखने पड़ेंगे, और फिर ये इक्वेशंस मैनिपुलेट करो। ठीक है, इसको उल्टा करो, पुल्टा करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसके बाद हो जाने के बाद ऐड सब्सट्रैक्ट कर लो सारे इक्वेशंस को, यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से तुम अननोन रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? So this is basically where we're going to stop, and we'll continue with other enthalpies of reaction in the next class. Okay, thank you.